जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री का सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने सबसे पहले देखा था कि हिस्ट्री क्या होती है। तो क्या था हिस्ट्री? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट्स को अगर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है तो उसको हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री में तीन मेन पार्ट्स थे। एक तो था पास्ट इवेंट्स, दूसरा था क्रोनोलॉजी और तीसरा था एविडेंस। मैंने बताया था कि हिस्ट्री में कोई भी चीज को हिस्ट्री तभी कहा जा सकता है जब या तो वो एक पास्ट इवेंट हो, भूतकाल हो, घटना हो, इसके अलावा वो क्रमबद्ध तरीके से हो, क्रोनोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि हर चीज क्रमबद्ध तरीके से हम इतिहास में पढ़ेंगे। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि हम पहले वो पढ़ ले बाद में वो पढ़ ले, ऐसे नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें तो गुप्ता एरा जो है वो हम पहले नहीं पढ़ सकते, उसके पहले हमें मौर्य पढ़ना पड़ेगा। तो हर चीज क्रोनोलॉजी में है, तभी वो इतिहास है। इसके अलावा उसका एक पर्याप्त एविडेंस होना चाहिए, पर्याप्त रिसोर्स होना चाहिए कि भाई वो चीज कैसे बोल दी गई। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो सोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया था कि लिटरेरी सोर्सेज बहुत सारे हैं। मतलब बहुत सारे लेख किताबें हमको मिली हैं इतिहास की, जिन्होंने उस टाइम के राजा महाराजा और उनके प्रशासन के बारे में बताया है। इसके अलावा हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं, जो हमको ज़मीन से निकाल करके खोद के निकाले गए हैं, जो चीज़ें अवशेष मिले हैं, जो ये हमने पढ़ा। ठीक। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री का जो ओरिजिन हुआ है वो हिस्टोरिया शब्द से हुआ है। हिस्टोरिया शब्द का मतलब है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन करके नॉलेज एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिया। इसके बाद बात करें तो हेरोडोटस, हेरोडोट्स के बारे में हमने पढ़ा। ये एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम, उन्होंने हिस्ट्री को क्रमबद्ध तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विद इन्वेस्टिगेशन उन्होंने लिखा। मतलब पहली बार उन्होंने एक किताब लिखी जिसके तहत उन्होंने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस के साथ हिस्ट्री को लिखा। इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो हेरोडोट्स को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद हमने हिस्ट्री का डिवीजन देखा था। ठीक है, तो जो हिस्ट्री का डिवीजन था उसके तीन आधार हमने बनाए थे। पहला था स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? लिपि। मैंने आपको बताया था कि हर भाषा, मतलब जो भाषा हम बोलते हैं, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे संस्कृत बोले, या कोई भी भाषा बोले, उनको लिखने के लिए जिन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको लिपि कहा जाता है। जैसे ABCD, ये इंग्लिश लिखने के लिए होता है अल्फाबेट्स, तो ये क्या कहलाते हैं? लिपि, स्क्रिप्ट कहलाएगी। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? रोमन। हिंदी की बात करें तो देवनागरी। संस्कृत की बात करें तो ब्राह्मी। तो ये सारी स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिसमें सिंबल्स के जरिए हम भाषा को लिख सकते हैं। अब स्क्रिप्ट के आधार पर हमने इतिहास को तीन भाग में बांटा था: प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज मतलब जिसकी कोई स्क्रिप्ट अवेलेबल ही नहीं थी, मतलब जिसका कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो स्टोन एज। स्टोन एज के समय का कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी एविडेंस है वो है आर्कियोलॉजिकल, मतलब जमीन से खोद करके जो चीजें निकाली गई हैं। ठीक है, उस आधार पर हमने उस एज को पढ़ा है। ठीक है, तो कोई भी रिटन एविडेंस उसमें नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज में स्क्रिप्ट तो है उनकी, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा संस्कृति है, तो हड़प्पा संस्कृति को भी हमने पूरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर ही पढ़ा। मतलब हम उनका रिटन एविडेंस नहीं पढ़ पाए। रिटन एविडेंस है, ऐसा नहीं है कि उनका लिखित में चीजें नहीं है, उनकी भी लिखी हुई है, लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए, तो इसीलिए उसको हमने किस में रखा? प्रोटो हिस्टोरिक एज। अगला है हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट भी है और उसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ भी पाए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हिस्टोरिक एज। महाजनपद काल से लेकर के आज तक का जितना भी समय है वो सब क्या है? हिस्टोरिक एज। मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ना तो प्रोटो हिस्टोरिक में रखा जाता है ना प्री हिस्टोरिक में रखा जाता है। उसके पीछे का कारण क्या था?
कि वैदिक सभ्यता में एक परंपरा हुआ करती थी, श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा के तहत क्या होता था कि जो गुरु ज्ञान देते थे, ठीक है, वो शिष्य जो था वो बिना किसी लिखने के बजाय उसको सिर्फ सुन करके और उसको याद कर लिया करता था। ठीक। तो वैदिक सभ्यता के समय पर एक तो श्रुति परंपरा चली करती थी। ठीक। तो उसको प्रोटो हिस्टोरिक में भी नहीं रख सकते थे, और प्री हिस्टोरिक में इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि वो जो आपका कहते हैं सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने देखा था जो टाइम पीरियड था वो 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक था। और आर्य जो आए भारत में, जिससे वैदिक सभ्यता भारत में आई, वो आए 1500 बीसी। ठीक। मैंने बीसी और एडी का सारा कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में बताया। फिर मटेरियल के आधार पर हमने बांटा, जिसमें कौन कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता था सारी चीजों को बनाने के लिए, चाहे वो हथियार बनाए या घर का सामान बनाए, जो भी चीज बनाए। तो उसमें बांटा था, तो सबसे पहला था स्टोन एज, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। फिर था कॉपर एज, फिर था ब्रोंज, और फिर था आयरन एज। आज भी आयरन एज चल रहा है, आज भी हमारे यहाँ लोहा लगता है। कोई भी चीज को बनाने में क्या लगता है? लोहा लगता है। फिर धर्म के आधार पर इतिहास को तीन भाग में बांटा, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री मतलब जब हिंदू राजा रूल किया करते थे उसको इन्होंने रखा एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में। इसके बाद बात करें जब मुसलमानों ने इस देश पे राज किया, ठीक, तो उसको रखा मध्यकालीन या मेडिवल हिस्ट्री में। आपने देखा मेडिवल हिस्ट्री में किस तरीके से महमूद गजनवी आए, फिर मोहम्मद गौरी आए, फिर दिल्ली सल्तनत हुआ, फिर उसके बाद मुगलों की शासन रहा, तो सब मुस्लिम रूलर थे, इस्लाम को मानने वाले। तो मेडिवल हिस्ट्री उसके बाद बनी। और तीसरा जो उन्होंने क्लासिफाई किया वो जब अंग्रेज क्रिश्चियन जो है वो जब सत्ता में आए या जब उन्होंने राज्य करना शुरू किया, जैसे ब्रिटिशर्स स्पेशली, तो उसको उन्होंने आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये वर्गीकरण धर्म के आधार पर वर्गीकरण करने वालों का नाम था जेम्स मिल। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिन्होंने इतिहास को तीन भाग में बांटा था धर्म के आधार। इसके बाद फिर हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ा था, जो कि रोमन एम्पायर के एक राजा थे जूलियन सीजर, उन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन बाद में इसको एक ईसाई में ही एक पारदी थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, जिनका नाम था ग्रेगोरियन। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इस कैलेंडर में रिफॉर्म्स किए थे, जिसके कारण इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर पड़ा। ठीक है। या इसको हम जूलियन या सीजियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसमें इन्होंने जीरो लाइन डिस्कवर करी, और जीरो को उन्होंने माना जब जिस समय जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं थी इसको रखा गया एडी में, जिसका फुल फॉर्म था एमिनो डोमिनी। ठीक। और वो उसके बाद की जितनी भी घटनाएं हुई वो एडी में रखी गई, और उससे पहले की मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं थी वो किस में रखी गई? बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। बाद में मैंने आपको बताया था कि एडी को आज की डेट में बोला जाता है सीई, कॉमन एरा, और बीसी को बोला जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक। तो हमने यहां तक कल क्लास में पढ़ा था। ठीक। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं, ठीक है, आज की क्लास में। तो हेडिंग डालिए कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक। तो अगली हेडिंग डालिए कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है। इसको C14 मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? C14 मेथड। तो नोट डाउन करिए हेडिंग कार्बन डेटिंग मेथड, या इसको C14 मेथड भी कहा जाता है। इसका आविष्कार 1949 में, ये नाम याद रख लीजिएगा, 1949 में। ठीक है। ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एफ लिबी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो कार्बन डेटिंग मेथड को 1949 में एफ लिबी इन्होंने डिस्कवर किया था। अब ये कार्बन डेटिंग मेथड है क्या, C14 मेथड? देखिए, इतिहास में मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। आर्कियोलॉजिकल मतलब होता क्या है कि जमीन को जब हम खोदते हैं तो उससे जो चीज निकलती है, कोई भी चीज निकले या स्केलेटन निकले, मान लीजिए चलिए ह्यूमन स्केलेटन निकला। ठीक। अब वो कितने साल पुराना है ये कैसे पता चलेगा? भाई आपने जमीन की खुदाई से निकाला, ठीक,
आपने देखा हो कई बार स्केलेटन्स वगैरह निकाले जाते हैं जमीन खुदाई करने पर, तो उससे फिर उनकी एज का और जेंडर का पता लगाया जाता है कि भाई एज कितनी रही होगी स्केलेटन की, मतलब ये कितने साल पुराना स्केलेटन है। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो इतिहास में जो नीचे से पाया जाता है जमीन से, उनकी एज निकालने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें आप नोट कर लीजिएगा, फॉर डिटरमाइनिंग द एज, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड फ्रॉम एक्सकेवेशन। मतलब कि जब खुदाई करी गई, ठीक है, तो जो चीज भी निकली है बाहर, उसकी एज डिटरमाइन करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कार्बन डेटिंग मेथड, जिसको C14 मेथड भी कहा जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है, हर एक ऑब्जेक्ट्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जलाएं, अगर उसमें से धुआं निकल रहा है मतलब उसमें कार्बन है। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज को जलाएं और अगर उसमें से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, मतलब उसमें क्या है, कार्बन है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, एक है C12 और दूसरा है C14। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो एक है C12 और एक है C14। ये दोनों आइसोटोप्स ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये दोनों आइसोटोप्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, C12 और C14। बस दोनों में फर्क ये है, और देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जितना अमाउंट C12 का होगा उतना ही अमाउंट C14 का होगा, अगर वो जिंदा है तो। तब मतलब अगर वो लिविंग है, मतलब वो जिंदा है, उस टाइम पर उसके शरीर में जितना C12 होगा उतना ही C14 भी होगा, ये होता है। ठीक है, अब लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हुई, अब देखिए यहां पर जो C12 है ना, ठीक है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। मैं अभी आपको बताता हूं कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है और कौन सा नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये C412 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, और C14 जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आप देखिए फर्क क्या है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो लिविंग उसमें तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसकी डेथ होती है, ठीक है, तो ये C14 धीरे धीरे डिटोरेट होना शुरू हो जाता है। मतलब ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा बीटा गामा रेस से, और ये शरीर से क्या होने लगता है, कम होने लगता है, इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अगर उसकी डेथ भी हो गई तो भी वो उसके शरीर से कम नहीं होंगे, डेटोरेट नहीं होंगे। बात समझे आप? ठीक, तो डिग्रेडेशन जो होगा वो नॉन रेडियो एक्टिव में नहीं होगा। तो नॉन रेडियो एक्टिव में क्या होता है, नो डिग्रेडेशन। ठीक है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि भाई वो उसमें से C12 जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, डिग्रेडिएशन होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो रेडिएशंस निकलती हैं, तो इसलिए जब भी कभी डेथ होती है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो कम होता है वो होता है C14। ठीक, अब देखिए किसी भी स्केलेटन की हमें एज अगर निकालनी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम उसमें ये चेक करेंगे कि, देखिए मैंने आपको बताया था कि जीवित उसमें C12 और C14 की मात्रा सेम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैं अभी जिंदा हूं, तो मेरे अंदर मान लेते हैं कि C12 की मात्रा है 500 केजी और C14 की भी मात्रा है 500 केजी। ठीक है, दोनों की मात्रा क्या क्या है, 500 500 केजी। अब अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है, ठीक है, डेथ होती है, तो जाहिर सी बात है चूंकि C14 रेडियो एक्टिव है, तो इसकी संख्या धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, डिग्रेड होगा। ठीक है, C12 उतना ही रहेगा, लेकिन C14 क्या होगा, डिग्रेड होगा। ठीक है, तो ये C14 कितना डिग्रेड हुआ है C12 के कंपैरिजन में,
उस आधार पर हम उस स्केलेटन की एज निकाल सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है। ठीक है, साइंटिस्टों ने एक प्रपोर्शन माना है कि भाई इतना उसमें कमी अगर आती है, ठीक है, तो वो स्केलेटन कितना पुराना होगा उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि C14 डेटोरेट होते 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 250 kg तक आ गया, मतलब अब कितना बच गया, 250 kg। देखिए C12 तो उतना ही रहेगा, C12 तो उतना ही रहेगा 500 kg, लेकिन ये कितना हो गया, 250 kg। मतलब क्या हो गया, C14 जो हो गया वो C12 का आधा हो गया ना भाई, C12 का आधा हो गया ना ये। C14 जो हो गया वो C12 का क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, डेटोरेट होते होते। तो ये जो आधा हो जाता है जब C14 किसका, C12 का, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ साइकिल। हाफ लाइफ साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ साइकिल। और इसका साइंटिस्टों ने जो एज रखा है, मतलब जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के C12 से C14 आधा हो जाएगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट कितने साल पुराना है, 5730 साल पुराना, 5730 ईयर्स पुराना। ठीक है, मतलब अगर C14 की मात्रा स्केलेटन में, ठीक है, अगर C12 के आधा हो गई, ठीक है, तो मतलब वो स्केलेटन 5730 साल पुराना है। ये साइंटिस्टों ने निकाला। ठीक है, और इसको बेस मान करके वो बाकी किसी की भी एज निकाल सकते हैं। इसमें कार्बन, तो इस तरीके से कार्बन डेटिंग मेथड से हम किसी भी जमीन में गड़े स्केलेटन की एज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें दो तत्व होते हैं, C12 और C14। C14 चूंकि रेडियो एक्टिव होता है इसलिए इसका डिग्रेडेशन होता है, C12 नॉन रेडियो एक्टिव होता है इसलिए नॉन डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन नहीं होता। तो C12 की मात्रा तो मरने के बाद भी उतनी ही रहती है, लेकिन C14 की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। अभी कितनी कम हो रही है, उस आधार पर इस स्केलेटन की एज निकाली जाती है। अगर वो आधी हो गई, मतलब C14 जो हो गया वो C12 के आधा हो गया, मतलब ये हाफ लाइफ साइकिल है। और इसमें जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि पांच, अगर वो C14 C12 का आधा हो चुका है, मतलब वो स्केलेटन 5730 साल पुराना है। क्लियर है। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, एक समय ऐसा आएगा जब C14 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब भाई देखिए, अब 250 किलो हो रहा है, धीरे धीरे होते होते ये 0 kg भी हो जाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कार्बन डेटिंग मेथड से अगर हम इसको 0 हो जाए, तो इसी में हम 5730 और ऐड कर देंगे, तो 0 3 3 6 7 7 14 चलेगी, 5 5 10 11, 11460 साल। मतलब कार्बन डेटिंग मेथड से हम उन्हीं स्केलेटन की एज निकाल सकते हैं जो 11460 साल पुराना। उससे ज्यादा अगर पुराना हो जाएगा तो हम उसकी एज नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि कार्बन डेटिंग मेथड में इसी चीज पे डिपेंड करता है कि C14 जो है वो कितना कम हो रहा है C12 के अनुपात। क्लियर हो रहा है। ठीक, तो ये थी कार्बन डेटिंग मेथड। आपको समझ में आई कार्बन डेटिंग मेथड। सबसे पहली बात तो 1949 में एफ लिबी ने इसको डिस्कवर किया। ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट की एज को डिटरमाइन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्केलेटन है, जो इतिहास, जो जो खुदाई करके जो चीज मिली है उसकी एज कितनी है ये डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। C12 और C14 दो आइसोटोप्स यूज होते हैं कार्बन के। और अगर C14 चूंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए वो मरने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे डिटोरेट होने लगता है, कम होने लगता है। अगर C14 C12 का आधा कम हो जाता है तो साइंटिस्ट बताते हैं ये स्केलेटन 5730 साल पुराना था। ठीक है, इसको हाफ लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ साइकिल। और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 11460 साल तक। इसके बाद अगर कोई स्केलेटन इससे भी पुराना है तो उसकी एज डिटरमाइन हम कार्बन डेटिंग मेथड से नहीं कर पाते। ठीक, तो C14 या कार्बन डेटिंग मेथड आपको समझ में आया। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा दो और मेथड आप लिख लीजिए जिसको आपको सिर्फ याद रखना है। एक है जाइलम मेथड,
ये नोट करके लिख लीजिएगा, जाइलम मेथड। ये प्लांट्स की या ट्री की एज को डिटरमाइन करने के लिए होता है। पेड़ कितना पुराना है उसको डिटरमाइन करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? जाइलम मेथड। ठीक है, और इसके अलावा बात करें, एक होता है यूरेनियम मेथड। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, नोट करके। यूरेनियम मेथड जो होता है ये पत्थरों की एज डिटरमाइन करने के लिए होता है। पत्थर कितने साल पुराना है उसको डिटरमाइन करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम मेथड का। और जाइलम मेथड किसके लिए होता है? प्लांट्स की। समझ में आया आपको? तो कार्बन डेटिंग मेथड, C14 मेथड आपको पूरी तरीके से समझ में आया? नोट कर लीजिएगा इसको। अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है भारत, हमारे इंडिया का नामकरण। इंडिया नेम्स। देखिए, आज जो हम भारत जिसे हम कहते हैं, हमारा देश जो है इंडिया, आज हम उसके दो नाम पढ़ते हैं। एक है इंडिया और एक है भारत। ये दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत। मतलब इसमें इंडिया नाम भी है और भारत भी है। अब इतिहास में अगर हम बात करें तो हमारे देश के कई सारे नाम हुए। ठीक है, इंडिया भी हमारे देश का नाम कैसे पड़ा ये मैं बताऊंगा। तो इतिहास में जितने भी नाम हुए और उनके नाम कैसे पड़े ये हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आज हम कहते हैं भारत, तो ये भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? ठीक है, इंडिया क्यों बोला गया इसे? ठीक, या आपने सुना होगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान सुना होगा, हिंदुस्तान हमारा, तो ये हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? ठीक, तो ये सारे कई सारे नाम हैं भारत के। ठीक है, तो हमें देखना है कि वो नाम क्या क्या है। पहली बात तो इतिहास में भारत के नाम क्या क्या रहे हैं, इसके अलावा उस नाम के पीछे के कारण क्या थे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे नाम। तो भारत के क्या क्या नाम, इंडिया के क्या क्या नाम रहे ये हम नोट करेंगे। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है भारतवर्ष। भारत का सबसे पहला नाम क्या था? भारतवर्ष, जिसे हम भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, तो पहला नाम क्या था? भारतवर्ष। इसके अलावा हमारे देश को आर्यव्रत भी कहा जाता था। आपने महाभारत में, रामायण में आपने नाम सुना होगा आर्यव्रत। तो आर्यव्रत भी किसका नाम था? हमारे देश का नाम था। आर्यव्रत कहा जाता था हमारे देश को। इसके अलावा अगला नाम अगर हम बात करें तो अगला है जम्बू द्वीप। ये सब इतिहास में भारत के नाम रहे हैं। ठीक है, अगला नाम कौन सा है? जम्बू द्वीप। ये हम देखेंगे कि क्यों इसको बोला गया और कहां बोला गया इसको। इसके अलावा अगला नाम है हिंदुस्तान, जो हमने देखा था हिंदुस्तान। ठीक, हिंदुस्तान के बाद अगर हम बात करें तो जो अगला नाम है, ठीक है, वो है इंडिया, जिसे आज हम इंग्लिश नेम बोलते हैं इंडिया। ठीक है, तो हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका नाम एक और रहा है कुमारी द्वीप। कुमारी द्वीप, ये भी भारत का नाम रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, अजनाब वर्ष। ये सब भारत के नाम रहे हैं इतिहास में। कुमारी द्वीप, अजनाब वर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, आर्यव्रत, भारतवर्ष। इसके अलावा बात करें तो चाइनीज लोगों ने हमारे देश का एक नाम रखा था युआन ट्यू। ठीक है, युआन ट्यू। इसके अलावा भी चाइनीज ने कुछ और नाम भी रखे थे, वो हम देखेंगे, बट युआन ट्यू जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इसके अलावा हमारे देश का एक और नाम था जिसका नाम था होंडू। ठीक है, तो युआन ट्यू और होंडू। ठीक है, तो ये सब भारत के नामकरण रहे हैं इतिहास में। भारत को भारतवर्ष कहा गया।
आर्यव्रत कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया, इंडिया कहा गया, कुमारी द्वीप कहा गया, अजनाब वर्ष कहा गया, यानचू कहा गया और होंडू कहा गया। ठीक है, तो ये भारत के नाम रहे हैं इतिहास में। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि इनका नाम ये पड़ा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए भारतवर्ष। सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? भारतवर्ष। देखिए, भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले देखना होगा भारतवर्ष का मतलब क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारतवर्ष? तो भारतवर्ष मतलब एक ऐसी टेरिटरी जहां पर ज्ञान जो है, ज्ञान का प्रकाश हो। तो टेरिटरी विच हैज लाइट ऑफ नॉलेज, मतलब एक ऐसी जमीन या एक ऐसी टेरिटरी जहां पर ज्ञान की रोशनी हो, उसको भारतवर्ष कहा गया। टेरिटरी विच हैज लाइट ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्योंकि भा का मतलब होता है लाइट, रथ का मतलब, अगर आप देखें इसको तोड़ें अगर भारतवर्ष को, तो भा का मतलब होता है लाइट, रथ का मतलब होता है टू कैरी, और वर्ष का मतलब होता है टेरिटरी। वर्ष का मतलब क्या होता है? टेरिटरी। ठीक है, तो टू कैरी लाइट, ऐसी टेरिटरी जो ज्ञान का प्रकाश है, उसको क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। अब इसका नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? तो हमारे जो वेदों में एक है ऋग्वेद। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, तो उसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद में हम देखेंगे 10 मंडल होते हैं। आपने सुना होगा ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल। तो ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, कौन सा मंडल है? 7वां मंडल है। इसमें एक कबीलाई वंश था जिसका नाम था भरत कबीला, भरत क्लेन। ठीक है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये चीज लिखी है कि हमारे ही भारत में एक भरत कबीला हुआ करता था जिसने सभी लोगों को जीत लिया था। मतलब सारे जितने उनके टाइम पर जितने भी कबीले थे सबको हरा दिया था, और भरत कबीला, ठीक है, 7वें मंडल में ये चीज दी है। इसमें एक युद्ध भी हुआ था, ठीक है, जिसमें 10 राजन युद्ध हुआ था। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, 10 राजन युद्ध हुआ था। तो 10 राजन युद्ध में जो विजयी हुआ था वो भरत कुल का था। ठीक है, तो भरत कुल का था, और भरत क्लेन ने पूरे देश को जीत लिया था। तो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा हमारे देश का नाम भारतवर्ष इसलिए पड़ा क्योंकि भरत नाम का एक कबीला, ठीक है, कबीलाई था, वो उसने क्या किया था? सभी को हरा दिया था। तो उसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष। ठीक है, तो भरत कबीला, भारत क्लेन, ठीक है, उसने बाकी जितने भी क्लेन्स थे उनको हरा दिया था। ये ऋग्वेद के मुताबिक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे उसमें अगर हम बात करें तो पुराण भी रहे। आप जानते हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, तो ये सारे पुराण रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पुराणों की अगर हम बात करें तो दुष्यंत और शकुंतला, इनकी जो प्रेम कथा थी, तो अकॉर्डिंग टू पुराण दुष्यंत और शकुंतला, इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था भरत। ठीक है, इनका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था भरत। ठीक है, तो भरत जो था, ठीक है, वो बाद में, देखिए आप जानते हैं हस्तिनापुर, आपने सुना होगा हस्तिनापुर के बारे में। महाभारत में कुरुओं की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। आज का जो मेरठ वाला है ना, उत्तर प्रदेश में जो मेरठ है, ठीक है, वो उस टाइम पर महाजनपद काल में कुरु की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। ठीक है, और हस्तिनापुर का ही राजा था राजा दुष्यंत। ठीक है, और बाद में इन्हीं का बेटा भरत राजा बना, दुष्यंत। ठीक है, तो भरत जो था बाद में राजा बना, और इसने पूरी टेरिटरी जीत ली थी। अगर हम
बात करें, अगर आप पुरानी वाली महाभारत देखेंगे, ठीक है, जो पुरानी वाली महाभारत थी, उसमें जो सबसे पहला एपिसोड होता है, ठीक है, उसमें जो राजा बनते हैं वो राजा भरत थे, ठीक है, और वो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे, राजा भरत, और वो हस्तिनापुर के राजा थे। और उन्होंने अपनी सीमाओं को जीतते जीतते इतना बढ़ा लिया था कि अकॉर्डिंग टू पुराण उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष। ठीक है, तो दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पुराण दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत, जो बाद में हस्तिनापुर के राजा बने, और हस्तिनापुर से उन्होंने सीमाओं को बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दिया, आगे बढ़ गए, और उनके नाम पर ही क्या पड़ गया, भारत। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, जैन टेक्स्ट, देखिए जैनियों का भी अपना एक टेक्स्ट है, ठीक है, और जैनियों में आप जानते हैं कि जैन धर्म में इनके जो मुख्य, जो एक तरीके से कहा जाए गुरु या भगवान कह लीजिए आप, वो हैं इनके 24 तीर्थंकर रहे हैं, 24 तीर्थंकर। हम पढ़ेंगे जैनिज्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है, और इनके जो लास्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था वर्धमान महावीर, जो आखिरी तीर्थंकर थे इनके। तो इनके जो 24 तीर्थंकर रहे हैं, तो इनमें अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट के मुताबिक इनके जो सबसे पहले तीर्थंकर रहे हैं, फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है, जो जैन धर्म के फाउंडर भी माने जाते हैं, जिनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है, ऋषभ देव। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं, ऋषभ देव, जो इनके सबसे पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ठीक है, उनके बेटे एक हुआ करते थे जिनका नाम था भरत। इनका एक बेटा हुआ करता था जिनका नाम था भरत, और अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा है हमारे देश का, वो ऋषभ देव के बेटे के नाम पे पड़ा। ठीक है, मतलब यहां पर 3 थ्योरीज दी गई हैं। ऋग्वेद के मुताबिक 7वें मंडल में एक भरत कबीले का राजा हुआ करता था, भरत कबीले का, जिसने पूरे देश को जीत लिया था, इसीलिए उसके कबीले के नाम पर क्या पड़ गया, देश का नाम भारतवर्ष। पुराणों के मुताबिक दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था भरत, जो हस्तिनापुर का राजा था। उसने अपनी सीमाएं इतनी दूर तक बढ़ा ली थी कि उसको भारतवर्ष एक तरीके से उसी के नाम पर क्या पड़ गया, भारतवर्ष। और जैन टेक्स्ट के मुताबिक पहले जो तीर्थंकर थे, जो जैनिज्म के फाउंडर भी रहे हैं, ऋषभ देव, इनका बेटा था भरत, उनके नाम पर देश का नाम क्या पड़ा, भारत। ठीक है, तो भारतवर्ष किस तरीके से पड़ा ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो 3 थ्योरीज भारतवर्ष को लेकर के दी गई। क्लियर है ये? ठीक, नेक्स्ट बात करें। अगला जो नाम था वो था आर्यव्रत। अगला क्या नाम था, आर्यव्रत। ठीक है, देखिए आपने देखा हो वैदिक जब सभ्यता हम पढ़ेंगे तो उसमें अराउंड 1500 बीसी, 1500 बीसीई, अब ये बीसीई का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ये आप जानते हैं बीसीई का मतलब क्या है। 1500 बीसीई के समय पर आर्य जो थे वो भारत में आए। ठीक है, मतलब जो आर्य जो पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे, आर्य पहले कहाँ रहते थे, सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया थ्योरी इनकी सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी सिद्ध हुई है, मैक्स मुलर ने दी थी, हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में। तो सेंट्रल एशिया से आर्य कहां पर आए, भारत में आए। ठीक है, और आर्य जो थे, ठीक है, ये इसका मतलब होता था ग्रेट पर्सन, नोबल पर्सन। आर्य का मतलब क्या होता था, ग्रेट पर्सन। और आर्य लोग जितनी भी टेरिटरी में रहते थे उसी को आर्यव्रत कहा गया। ठीक, आप रामायण और महाभारत में ध्यान से देखिएगा, रामचंद्र जी को भी सीता माता क्या कहती थी, आर्य, आर्य। ठीक है, तो ये वो आर्य वही हैं जो 1500 बीसीई में भारत में आए सेंट्रल एशिया से, और ये जितनी भी टेरिटरी में रहे उसी को क्या बोला गया, आर्यव्रत।
ठीक है, आप देखेंगे मतलब वहां पर आप मतलब महाभारत और रामायण में आप देखेंगे आर्यव्रत का नाम बहुत ज्यादा चलता है। तो आर्यव्रत पड़ा ही इसीलिए क्योंकि आर्य इस टेरिटरी में रह रहे थे, और जिस भी टेरिटरी में आर्य रह रहे थे उनको क्या बोला गया? आर्यव्रत। बस इतना याद रखना। ठीक। तो ऐसे हमारे देश का नाम पड़ा आर्यव्रत। अगला बात करें, जम्बू द्वीप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्बू द्वीप। ठीक है, देखिए जम्बू जो है, ठीक है, इसका लेटिन अगर हम बात करें वर्ड है जिसको बोला जाता है जिम्बिका। ठीक है, तो इसका जम्बू जो है लैटिन वर्ड जो है वो है जिम्बिका, और इसी को जिम्बिका मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं जामुन। आपने जामुन खाया है? ठीक है, तो जिम्बिका जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में? जामुन। ठीक है, तो इसका नाम जम्बू द्वीप जो पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्धों का जो टेक्स्ट था, इसके अलावा हम बात करें अशोका, अशोकन इंस्क्रिप्शन, हमारे देश को जम्बो द्वीप कहा गया है। तो दो टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और अशोकन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अशोका के जो शिलालेख हैं उसमें हमारे देश को जम्बो द्वीप कहा गया है। अब इसको जम्बू द्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जामुन के पेड़ मिलते थे, प्लांट्स ऑफ जामुन। तो जामुन के सबसे ज्यादा पेड़ यहां पर मिलते थे, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया जम्बू द्वीप। ठीक है, देखिए जामुन जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्लूबेरी, ये नोट कर लीजिएगा। तो जामुन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्लूबेरी। तो जो जामुन था, ठीक है, उसके पेड़ हमारे देश में बहुत ज्यादा मिलते थे, इसीलिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट और अशोकन इंस्क्रिप्शन में हमारे देश को जम्बू द्वीप कहा गया, क्योंकि जामुन के पेड़ सबसे ज्यादा भारत में मिलते थे, ब्लूबेरी के। समझ में आया आपको? तो जम्बू द्वीप नाम कैसे पड़ा, समझ में आया? बुद्धिस्ट टेक्स्ट और अशोकन इंस्क्रिप्शन। अगला बात करें, अगला है हिंदुस्तान। ठीक, देखिए हिंदुस्तान नाम जो दिया वो पर्शियन लोगों ने दिया। किसने दिया? पर्शियन लोग। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पर्शियन है कौन। देखिए आज की डेट में वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो एक कंट्री है ईरान। ठीक है, ईरान एक कंट्री है। ईरान को ही इतिहास में कहा जाता था पर्शिया, और यहां पर रहने वाले लोग कौन थे? पर्शियन। ठीक है, तो ईरान जो आज की डेट में है, आज की डेट में ईरान है। ठीक, तो यहां पर इतिहास में इसको पर्शिया कहा जाता था। यहां पर कौन लोग रहते थे? पर्शियन लोग रहते थे। और एक चीज आप नोट करिएगा, ये पर्शियन लोग इस्लाम धर्म मतलब मुसलमान नहीं थे। शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो ये मुसलमान नहीं थे, ये जोरास्ट्रियन हुआ करते थे। मतलब इनका जो धर्म हुआ करता था वो जोरास्ट्रियन हुआ करता था, आज के जो पारसी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक और कम्युनिटी रहती है, पारसी लोग। ठीक है, जो पारसी होते हैं, तो ये बेसिकली ये जो पारसी है ना, ये ईरान से आए हैं, क्योंकि ये पर्शियन हुआ करते थे। ठीक है, देखिए ईरान में पहले पर्शियन लोग रहते थे, जोरास्ट्रियन धर्म को फॉलो करते थे, पारसी लोग थे। जब अरब ने, अरब देखिए, अरब मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मुसलमानों का उदय कहां से हुआ है? सऊदी अरेबिया। जानते हैं आप मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया। यहीं पर इनके जो वो है इस्लामों के जो भगवान माने जाते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, उनका जन्म सऊदी अरेबिया में ही हुआ था। ठीक, तो जब अरब लोगों ने आक्रमण किया ईरान पे, पर्शिया पे, तो वहां से कुछ पर्शियन लोग भाग करके हिंदुस्तान की तरफ आ गए।
देखिए पारसी लोग जो थे, देखिए बहुत से लोग वहां पर कन्वर्ट हो गए। देखिए आज की डेट में ईरान क्या है, एक मुस्लिम कंट्री, ठीक है, एक शिया मुस्लिम कंट्री है ईरान, ठीक है, लेकिन पहले ये शिया मुस्लिम कंट्री नहीं थी। पहले यहाँ पर पर्शियन लोग रहते थे जो जोरास्ट्रियन धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन जब अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो बहुत से लोगों को तो कन्वर्ट करा दिया गया, ठीक है, जोर जबरदस्ती से या जैसे भी। लेकिन जो लोग बेचारे कन्वर्ट नहीं होना चाह रहे थे वो अपना देश छोड़ करके भाग गए। और वो लोग अरेबियन सी, मध्य सागर की अगर हम बात करें, देखिए आज की डेट में हम इंडिया का जो ये मैप देखते हैं, ठीक है, इसमें इंडिया में ये अपना पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये जो हिस्सा है वो ईरान है। ये कौन सा हिस्सा है, ईरान, ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान। पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है वहां से ईरान की सीमा लगती है, ठीक। तो जो ईरान है, ठीक है, तो वहां पर जो है, सॉरी बलूचिस्तान की, आई एम सॉरी, खैबर पख्तूनवा नहीं, खैबर पख्तूनवा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। ये नीचे पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, ठीक है, बीएलए अभी वहां पर बहुत चल रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी का। तो उसकी सीमा ईरान से लगती है। तो ईरान जो है यहाँ पर था, और जब अरबों ने यहाँ पर, और यहाँ पर रहा है सऊदी अरेबिया, तो जब अरबों ने यहाँ पर ईरान पर आक्रमण किया तो यहाँ से लोग अरेबियन सी के थ्रू भारत में आ गए। भारत में कौन कौन सी जगह पर आए, एक तो गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। आप आज भी देखेंगे तो पारसी लोग आपको सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से जब वो निकले तो ये आए इस तरफ, ठीक है। तो ये पर्शियन लोगों का समझ में आया कि पर्शियन लोग कौन थे, ठीक है। अब जब पर्शियन लोगों ने, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया, देखिए पर्शियन लोगों ने भी क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो यहां पर आप देखेंगे इंडिया में, यहां पर जो आज की डेट में वैसे तो चाइना का पार्ट है, लेकिन यहां पर पहले एक प्लेट्यू हुआ करता था, तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बत। आपने सुना होगा तिब्बत के बारे में, ठीक है, जो अब चाइना का पार्ट। पहले तिब्बत एक सेपरेट कंट्री थी, आपने सुना होगा दलाई लामा। दलाई लामा कहाँ के हैं, तिब्बत के, ठीक है, उन्होंने भारत में अभी शरण ली हुई है, ठीक है। तो तिब्बत से एक नदी निकलती है जो हमारा लद्दाख होते हुए, जम्मू एंड कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। और इस नदी अभी बहुत फेमस है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भारत पर जब पहलगाम अटैक हुआ, तब उन्होंने एक नदी समझौते को रद्द किया था जो है सिंधु नदी समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो ये जो तिब्बत से जो नदी निकलती है, ये जम्मू एंड कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में बहती है। इसको कौन सी नदी कहते हैं, इंडस नदी, या इसको इतिहास में क्या कहा जाता था, सिंधु नदी, ठीक है। तो ये कौन सी नदी हुआ करती थी, सिंधु नदी, ठीक है। तो जब ये सिंधु नदी, इंडस रिवर है, ठीक है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू से निकलती है, लद्दाख होते हुए, कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। और यही वाटर ट्रीटी अभी खत्म करी है, यही इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु सिंधु पानी समझौता, सिंधु नदी समझौता, ठीक। तो ये जो इंडस वाटर, इंडस रिवर है, ठीक है, सिंधु नदी। अब जब पर्शियंस ने भारत पर अटैक किया ईरान से, ठीक है, तो जब वो इस तट पर पहुंचे, ठीक है, तो वहां पर इनको ये नदी दिखाई दी, मतलब एक नदी दिखाई दी उनको, ठीक है। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये कौन सी नदी है, ठीक है। अब उनको बताया गया कि ये सिंधु नदी है, ठीक है। लेकिन पारसियों में क्या था, पर्शियंस में क्या था, उनके उसमें लिपि में या स्क्रिप्ट में सा शब्द का उल्लेख ही नहीं था, मतलब वो सा नहीं बोल पाते थे, ठीक है, बात समझिएगा। पर्शियन लोग जो थे ये सा नहीं बोल पाते थे, ठीक है। ये सा को क्या बोलते थे, ह बोलते थे, क्या बोलते थे, ह बोलते थे, मतलब जो सा शब्द हुआ करता था ये सा नहीं बोल पाते थे, ये क्या बोलते थे, ह बोलते थे, ठीक है। तो जब इनको यहां लोगों ने बताया कि ये सिंधु नदी है, तो इन्होंने उसको क्या समझ लिया, हिंदू। इन्होंने उसको क्या समझ लिया, हिंदू, ठीक। तो इन्होंने इस सिंधु नदी को क्या समझ लिया, हिंदू। तो ये जो हिंदू शब्द आया है,
ये जो हिंदू शब्द आया है ये यहीं से आया है। ठीक। तो जो सिंधु नदी थी उन्होंने पर्शियन ने उसको क्या मान लिया, हिंदू मान लिया। और हिंदू के रीजन में भाई ऑब्वियस सी बात है, इंडस के राइट हैंड साइड पर जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, उनको पर्शियंस ने क्या कह दिया, हिंदुस्तान। ठीक है, तो उन्होंने क्या सिंधु नदी जो थी उसको क्या करा, उन्होंने हिंदू समझ लिया और इसी से उन्होंने क्या कर दिया, हिंदुस्तान नाम रख दिया। हिंदू नदी के पास रहने वाले लोगों को या सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को पर्शियंस ने क्या बोला, हिंदुस्तान। ठीक। तो हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा समझ में आया। सबसे पहले तो इन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया सिंधु को लेकर के, क्योंकि ये सा नहीं बोल पाते थे पर्शियन लोग, तो ये हा बोलते थे। ठीक है, तो हिंदू लोग जिस भी एरिया में रह रहे थे उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, हिंदुस्तान। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। ठीक। अगला बात करें, अगला है इंडिया। अब हमारा नाम इंडिया कैसे पड़ा। देखिए, हमारे देश के ऊपर सबसे पहले आक्रमण तो पर्शियंस ने किया था। ठीक। लेकिन पर्शियंस अकेले नहीं थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। आप याद करिए अलेक्जेंडर के बारे में, हम पढ़ेंगे इतिहास में अभी। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कौन था, एक ग्रीक राजा था। तो ग्रीक वालों ने भी इंडिया पर आक्रमण किया था, ग्रीक वालों ने, अलेक्जेंडर ने, याद करिए अलेक्जेंडर आया था ना भारत। ठीक है, तो वो भी जब इस नदी पर पहुंचे, ठीक है, तो उनको, चूंकि वो ग्रीक थे, तो उनको नाम क्या बताया गया, सिंधु नदी, तो उन्होंने क्या उसको समझा, इंडस। ठीक है, तो ये जो सिंधु नदी थी ना, इसको इंडस नाम देने वाले ही ग्रीक हुआ करते थे। देखिए, ग्रीक मतलब मैं बात करूं तो आज के यूरोप में एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीस। यूरोप में आज एक कंट्री है साउथ सदर्न यूरोप में जिसका नाम है ग्रीस। तो वहीं पर ये शासन किया करते थे जिनको ग्रीक कहा जाता था। तो जब ये ग्रीक लोग आए भारत पर आक्रमण करने के लिए, तब इन्होंने जो सिंधु नदी देखी तो पूछा लोगों से ये कौन सी नदी है, तो बोले सिंधु नदी। तब इन्होंने ही सिंधु का नाम, चूंकि वो सिंधु बोल नहीं पाए, तो इन्होंने ही सिंधु का नाम क्या कर दिया, इंडस कर दिया। तो याद रखिएगा, सिंधु का नाम इंडस करने वाले कौन थे, ग्रीक थे। और इसी इंडस के पास रहने वाले लोगों का नाम इंडिया जो था वो ग्रीक्स ने दिया। ठीक है, तो इंडिया शब्द जो नाम पड़ा वो किन्होंने दिया, ग्रीक्स ने दिया, क्योंकि इन्होंने उस नदी को क्या बोला, इंडस। ठीक है, तो इंडस के पास रहने वाले जो लोग थे उसको क्या बोल दिया, इंडिया बोल दिया। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान नाम दिया पर्शियंस ने और ग्रीक ने हमें क्या नाम दिया, इंडिया दिया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ और नाम देखे थे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें अगले नामों की, तो एक था अजनाब वर्ष। याद करिए, मैंने बताया था अजनाब वर्ष, ये भी जैन टेक्स्ट में मिला है। ठीक है, और इनके जो पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर मैंने आपको बताया था कौन थे, ऋषभ देव। ठीक है, तो जो पहले तीर्थंकर थे अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, जो इनके पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनके पिता का नाम था अजनाब। मतलब जो पहले जो थे ऋषभ देव, इनके पिता का नाम था अजनाब, और इसी से भारत का नाम क्या पड़ गया, अजनाब वर्ष, अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट ऋषभ देव के जो बेटे थे जिनका नाम था भरत, जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा, और अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट ही ऋषभ देव के पिता थे अजनाब, जिससे क्या पड़ गया, अजनाब वर्ष। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ये पिता किसके थे, ऋषभ देव के, जैनों के पहले तीर्थंकर। इसके अलावा हमने देखा था कुमारी द्वीप, कुमारी द्वीप भी नाम पड़ा था। ठीक है, ये एक पोएट हुआ करते थे इतिहास में जिनका नाम था राजशेखर। ये एक बहुत प्रसिद्ध पोएट हुआ करते थे, राजशेखर। देखिए, आगे हम एक वंश पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी।
उन्हीं के एक राजा के, उन्हीं गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा के एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे, राजशेखर। ठीक है। और इन्होंने अपना एक लेख लिखा था जिसका नाम था काव्य मीमांसा। पढ़ेंगे ये सब हम आगे। ठीक है। तो काव्य मीमांसा किसने लिखा था? राजशेखर ने। तो ये जो काव्य मीमांसा है, इसी में भारत का नाम क्या दिया था? कुमारी द्वीप। ठीक है। तो याद रखिएगा, कुमारी द्वीप नाम किसने दिया था? राजशेखर ने। ये कोर्ट पोएट थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा थे, उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे। और उन्होंने अपनी किताब काव्य मीमांसा में हमारे देश को क्या बोला? कुमारी द्वीप। समझ में आया आपको? ठीक। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यान चू। ठीक है, ये चाइनीज ने दिया। ठीक है। इसके अलावा हमारे देश का एक और नाम है जेंडू। ये भी चाइनीज ने दिया है। और इसके अलावा बात करें तो बूटियान जू। बूटियान जू, या इसको कहा जाए टियान जू। ये सारे नाम हमें किसने दिए हैं? चाइनीज ने दिए हमारे देश को। ठीक है। तो चाइनीज वालों ने हमें क्या क्या नाम दिए? यानचू, शेंडू, भूटियानजू, टियानजू। ठीक है। भूटियानजू या टियानजू की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है स्वर्ग की भूमि, लैंड ऑफ हेवन। स्वर्ग की भूमि, लैंड ऑफ हेवन। ठीक है। तो ये सारे नाम जो हैं वो किसने दिए थे? चाइनीज ने दिए थे। क्लियर है? तो यानचू, शेंडू, भूटियानजू, टियानजू, ये किसने दिया था? चाइनीज ने दिया। इसके अलावा आखिरी नाम जो है वो है होंडू। ठीक है। ये क्रिश्चियनों का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसमें दिया है भारत का नाम। ठीक है। तो चाइना क्रिश्चियंस का जो धार्मिक, एक तरीके से कहा जाए ग्रंथ, या उनका जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है बाइबल, ठीक है, तो उसमें भारत को क्या कहा गया है? होंडू। ठीक है। तो उसमें भारत को क्या कहा गया है? क्लियर? तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। इसके अलावा एक और नाम नोट कर लीजिएगा, भारत का एक और नाम है जिसका नाम है ग्यागर, या हम इसको क्या बोलते हैं? फागुल। फागुलिय। ये तिब्बतियन टेक्स्ट में, तिब्बत वाले जो टेक्स्ट हैं उनमें हमारे देश का नाम क्या दिया गया है? ग्यागर या फाग्यू। ठीक। तो आपको समझ में आया ये? ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है आज की क्लास कंप्लीट होती है। देखिए, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ी सबसे पहले तो कार्बन डेटिंग मेथड, C14 मेथड। 1949 में एफ लिबी ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और जो जमीन से निकाले जाते हैं सामान या स्केलेटन, उनके एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड का यूज किया जाता है। दो आइसोटोप्स होते हैं समान मात्रा में जब वो जिंदा है ऑब्जेक्ट, जब वो जिंदा है, C12 और C14। लेकिन चूंकि C14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और C12 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है उसमें लगातार डिग्रेडेशन होगा, और नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब होता है उसमें डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो जैसे ही इंसान मरता है तो उसमें से क्या डिग्रेडेड होना शुरू हो जाता है? C14। और C14 जिस अनुपात में डिग्रेडेड होता है C12 के कंपैरिजन में, उसी आधार पर हम उस ऑब्जेक्ट की एज बताते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब C12 C14 जो है वो C12 से आधा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ साइकिल। और साइंटिस्टों ने इसका साल रखा है 5730 साल। मतलब अगर C14 आधा हो गया है C12 के, मतलब कि वो स्केलेटन 5730 साल पुराना है। ठीक। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकरीबन 11,000 के आसपास, ठीक, 11,000 के आसपास साल पुराने की एज ही हम कार्बन डेटिंग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जब C14 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद की हम एज डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक। तो ये हमने कार्बन डेटिंग मेथड पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जाइलम मेथड। पेड़ों के और ये जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है? जाइलम मेथड का इस्तेमाल। और यूरेनियम मेथड का इस्तेमाल किया जाता है पत्थरों की एज डिटरमाइन करने। ठीक। इसके बाद फिर हमने पढ़े कि हमारे भारत देश के नाम क्या क्या रहे इतिहास में। ठीक है। आज जो हम संविधान में बात करें तो हमारे देश के दो ही नाम हैं,
भारत और इंडिया, बस तीसरा नाम नहीं है, क्योंकि संविधान में सिर्फ दो ही नाम लिखे हैं, भारत और इंडिया। लेकिन इतिहास में अगर हम बात करें तो इतिहास में हमारे देश के कई सारे नाम रहे। सबसे पहला तो यही रहा है, भारतवर्ष। फिर इसके बाद आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, अजनाब वर्ष, यान्टू, कुमारी द्वीप, होंडू, ये सब क्या रहे, हिंदुस्तान के नाम रहे, ग्यागर। ठीक। अब भारतवर्ष की अगर हम सबसे पहले बात करें तो ऋग्वेद का जो सातवां मंडल है उसमें एक कबीलाई क्लेन के बारे में बताया गया, भरत कबीला, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया, क्योंकि उसने क्या किया था, सारे कबीलाओं को हरा करके जीत लिया था, मतलब पूरे देश को। इसके बाद बात करें तो पुराणों की अगर हम बात करें तो उसमें एक राजा दुष्यंत हुआ करते थे और उनकी एक पत्नी हुआ करती थी शकुंतला, और इन्हीं दोनों से एक बेटा हुआ था जिसका नाम था भरत, जो बाद में हस्तिनापुर का राजा बना। हस्तिनापुर कौन सा क्षेत्र है, मेरठ वाला। कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर, कौरव पांडव वाली। ठीक। तो पुराणों के मुताबिक उनके जो पूर्वज थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। लेकिन जैन टेक्स्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो उनके टेक्स्ट के मुताबिक, ठीक है, उनके टेक्स्ट के मुताबिक उनके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका बेटा हुआ करता था भरत, जिसके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा भारत। ठीक। इसके बाद बात करें आर्यव्रत, मैंने आपको बताया था कि आर्य जो थे, ठीक है, नोबल पर्सन, वो कब आए भारत में, 1500 बीसी में। तो आर्य जिस भी क्षेत्र में रहते थे, जिस भी टेरिटरी में रहते थे, उसका नाम क्या पड़ गया, आर्यव्रत। आप महाभारत और रामायण में देखेंगे कई बार आपको आर्यव्रत नाम सुनने को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप किसने किसमें नाम पढ़ा था हमने, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और अशोका के इंस्क्रिप्शन। जम्बू का मतलब होता है जिम्बिक, जिम्बिका, और जिम्बिका मतलब होता है जामुन, इसको इंग्लिश में ब्लूबेरी कहते हैं। तो जिस क्षेत्र में पेड़ जामुन के सबसे ज्यादा मिल रहे थे, इसीलिए इसका नाम जम्बूद्वीप। ठीक। और ये नाम अपने को कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में और दूसरा बुद्धा टेक्स्ट। इसके बाद आते हैं पर्शियंस। पर्शियंस ने भारत को नाम दिया हिंदुस्तान। ये जब आक्रमण करने के लिए आए तो उस टाइम पर कश्मीर वैली में जो नदी बहती थी उसका नाम था सिंधु नदी। ठीक है। तो उस सिंधु जब उन्होंने पूछा तो चूंकि वह सा जो थे पर्शियन लोग वो बोल नहीं पाते, तो उन्होंने सा का क्या कर दिया, हा कर दिया। तो हम सिंधु से क्या बन गए, हिंदू बन गए। ठीक है। और हिंदू जिस भी क्षेत्र में रह रहे थे उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तान नाम। ठीक है, क्लियर है। ठीक। इसके बाद बात करें इंडिया। अब पर्शियंस के बाद किसने आक्रमण किया भारत पर, ग्रीक्स ने, अलेक्जेंडर आया था, याद करिए। तो ग्रीक ने जब आक्रमण किया तो उनको भी ये नदी मिली, सिंधु नदी। ठीक है, उनको भी ये कौन सी नदी मिली, सिंधु नदी। तो उन्होंने इस नदी का नाम रख दिया इंडस। तो आप याद रखिएगा, इंडस नाम जो है किसने दिया था, ग्रीक्स ने दिया था सिंधु नदी को। और फिर बाद में इन्होंने भी उसका नाम क्या कर दिया, इंडिया कर दिया, क्योंकि इससे लोग जो इंडिया के, जो इंडस नदी के पास रहते हैं। ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था अजनाब वर्ष। जैन टेक्स्ट के जो पहले तीर्थंकर थे अकॉर्डिंग टू देम ऋषभदेव, उनके पिता का नाम था अजनाब। फिर कुमारी द्वीप, राजशेखर एक कोर्ट पोएट थे, काव्य मीमांसा में उन्होंने कहा। यान्टू, शैंडू, बुटियानजू, तियानजू, ये किसने दिया, चाइनीज ने दिया। और होंडू किसने दिया, क्रिश्चियनों का जो धार्मिक ग्रंथ है बाइबल उसने। ग्यागर तिब्बतियन टेक्स्ट। ठीक। तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हिस्ट्री का खत्म हो गया। अब देखिए कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति, ह्यूमन इवोल्यूशन। हम यहां तक कैसे आए, हमारे पूर्वज क्या थे, हम इसको पढ़ेंगे। हम कहां से निकले और हम ऐसे कैसे पहुंचे। ठीक है, क्लियर। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद से फिर उसकी अगली क्लास से हम शुरू कर देंगे स्टोन एज। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।